हेलो एवरीवन। बहुत टाइम के बाद मैं वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ क्योंकि पीछे मैंने बताया था कि मुझे कोविड हो गया था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो अब जो है एग्जाम हम आने वाले हैं, तो मैं कोशिश यही रहेगी कि जितने जल्दी से जल्दी हो सके सारे चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों से अपलोड कर सकूं। और 1 मई से हम लोग जो है इंग्लिश की रिविजन करना स्टार्ट कर देंगे क्योंकि 13 से हमारे एग्जाम है। तो उससे पहले कोशिश यही होगी कि जो पॉलिटिकल साइंस के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, वो मैं आप लोगों तक प्रोवाइड कर सकूं। तो इस वीडियो में मैंने 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस के आप लोगों को दे रही हूँ। एक बार जाकर अपनी पूरी प्रैक्टिस कर भी ली है तो भी मैं आप लोगों से एक बात की रिक्वेस्ट करूंगी कि सबसे पहला काम क्या करना है कि आपको इसका प्रिंट आउट निकाल लेना है। ठीक है, प्रिंट आउट निकालने के बाद जहां पे भी आप लोग पढ़ाई करते हो, कहीं पे भी जब स्टडी टेबल या कहीं पे भी आपने बना रखा है अपनी जगह, वहां पर इसको क्या कर लो, पेस्ट कर लो और उसमें टिक करते रहो कि कितने क्वेश्चंस आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हो और कितने क्वेश्चन पेंडिंग है। क्योंकि ये 30 क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है कि डेफिनेटली मैं कह रही हूँ, चाहे लॉन्ग हो शॉर्ट हो, इन्हीं में से पूरा पेपर आपके बन जाएंगे। इससे पहले मैंने एक और सैंपल पेपर अपलोड किया था, उसमें भी देखेंगे आपकी इन्हीं में से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके निकल जाएंगे। तो मैं आपको 10-10 क्वेश्चन अलग अलग करके दूं क्योंकि टाइम भी बहुत कम है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि पहले 30 क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो, लाइन टू लाइन हर एक चीज को अच्छे से नोट कर लो। और अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं मिलता है, मान लो कोई आंसर आपको नहीं मिल रहा है, तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा, वो मैं आंसर आप लोगों को बहुत जल्दी अपलोड करूंगी। क्योंकि इस बार टारगेट हम लोगों का था कि पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री के अंदर कम से कम पूरे फुल मार्क्स लेके आना है। तो फुल मार्क्स तभी आएंगे जब सारे क्वेश्चन आपने अच्छे से प्रिपेयर किया हो और आपने अच्छे से उसको लर्न किया हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे हम देखना। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ चाइनीज इकोनॉमी। ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो चाइनीज इकोनॉमी है वो इतने तेजी से, क्योंकि हमने देखा था कि इकोनॉमिक्स के अंदर कि तीनों में जो हमने कंपैरिजन पढ़ा था कि इंडिया, पाकिस्तान और चाइना, तीनों ऑलमोस्ट उन्होंने अपनी जर्नी एक साथ स्टार्ट की थी। 1980 तक तीनों की इकोनॉमी भी सेम रेट से डेवलप कर रही थी। बट 1980 के बाद जो चाइना इकोनॉमी है बहुत तेजी से डेवलपमेंट करने लगी, बहुत तेजी से ग्रो करने लगी। तो वो सारे रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स बताना है जो चाइना की इकोनॉमी को इतनी ज्यादा डेवलप इकोनॉमी बनाने में रिस्पॉन्सिबल थी। तो ये आपको अब आंसर बहुत आराम से मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनालाइज एनी 4 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूरोपियन यूनियन टू बी द हाईली इन्फ्लुएंशियल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, जो यूरोपियन यूनियन के बाद भी, उससे पहले भी बहुत सारे रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बने, बट जिस तरह के जो इन्फ्लुएंशियल ऑर्गेनाइजेशन जो है ईयू है, यूरोपियन यूनियन है, उतना सशक्त, उतना ताकतवर और कोई भी जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो वहाँ पे 4 फैक्टर्स बताना है। अब यहाँ पे फैक्टर्स में आप कोई भी 4 बता सकते हो, या मैंने आपको इकोनॉमिक अलग बताया था, पॉलिटिकल फैक्टर्स अलग बताया था, ठीक है, तो डिप्लोमेटिक फैक्टर, तो आप इसको भी अलग अलग करके भी बता सकते हो। 2-2 लर्न कर लोगे तो 4 इसमें वैसे भी आपके निकल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन करंट सिनेरियो कि आज के टाइम की बात करें तो क्या आसियान की कोई अपनी रेलिवेंस है, क्या आसियान आज भी कोई इंपॉर्टेंस रखता है, हाँ या ना? अगर हाँ तो भी एक्सप्लेन करना, और नहीं रखता है तो भी बताना है कि क्यों नहीं रखता है। थर्ड क्वेश्चन है ब्रिक्स। ब्रिक्स इंपॉर्टेंट इसीलिए भी क्योंकि न्यू टॉपिक जो हमारे एडिट मटेरियल के अंदर है वो है कि इसमें ब्रिक्स का सबसे पहले तो फुल फॉर्म बताना है कि ब्रिक्स जो एक्रोनियम है वो किन देशों को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव्स बताना है कि आखिर ब्रिक्स को बनाने का उद्देश्य क्या था, किस उद्देश्य, किस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ब्रिक्स को फॉर्म किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज आसियान वे। यानी कि आसियान वे क्या है, जो आसियान शैली आप लोगों ने सुना होगा वो क्या है। और इसमें भी वही है कि इसके जो आसियान के जो पिलर्स है वो कम्युनिटी के, वो आपको बताना है कौन कौन से आसियान कम्युनिटी के पिलर्स है। नेक्स्ट है इसमें कि साफ्टा बताना है कि साफ्टा का फुल फॉर्म क्या होता है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट है कि व्हाई इजराइल इज बीइंग सीन एज अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ पावर। मैंने बताया कि जो इजराइल है बहुत छोटा देश है, बहुत सारे मुस्लिम कंट्री जो अभी भी उसको एक इंडिपेंडेंट देश का दर्जा नहीं मानते। पीछे भी हम लोगों ने देखा था कितना कुछ इजराइल के साथ हुआ था, बट स्टिल इजराइल फिर भी जो है किस तरह से एक अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ पावर के रूप में दिख रहा है, एक बहुत जो है ताकतवर इकोनॉमी के रूप में दिख रहा है। तो उसके पीछे रीजन बताना है कि वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो इजराइल को इतना सशक्त और इतना पावरफुल बना रहा है। नेक्स्ट है कि व्हाई इंडिया इज कॉल्ड इमर्जिंग सुपर पावर। आप लोग पिछले कुछ सालों से बहुत ज्यादा सुन रहे हैं कि भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, भारत पूरे विश्व को रास्ता दिखाने जा रहा है। तो भारत को जो इमर्जिंग सुपर पावर, यानी कि अभी तो सुपर पावर नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि देखो भारत अभी सुपर पावर नहीं है, लेकिन जो कह रहा है इमर्जिंग की उभरता हुआ जो सुपर पावर है वो भारत को कहा गया। तो आखिर भारत के लिए वो कौन कौन से रीजन है वो सुपर पावर से बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई डू कंट्रीज इन साउथ एशिया नॉट ट्रस्ट ईच अदर। देखा आपने, जो साउथ एशियन जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन भी बना था वो भी सक्सेस नहीं हो पाया। तो इसके पीछे रीजन बताया जा रहा है कि आखिर जो साउथ एशियन कंट्रीज है आखिर वो क्यों एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते, भरोसा नहीं करते।
तो इसमें सबसे पहला रीजन तो आपको पता है कि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन है, दोनों ही देश इसके मेंबर है और दोनों देशों के आपस में बनती नहीं है। इन सभी देशों में अगर हम बात करें इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, जनसंख्या वाइज डेवलपमेंट, सभी से आगे भारत है। तो भारत कई बार चीजें बताता भी है ताकि सभी को बेनिफिट हो, पर पाकिस्तान जो है वो बीच में मतलब उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता, तो ऐसी दिक्कतें जो है वहां पे बताया गया है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन ऑफ सार्क, कि सार्क देशों की अपनी क्या एक इंपॉर्टेंस है, क्या मतलब उसके फायदे, अपनी क्या उनकी अपनी एक लिमिटेशंस है, क्या उनकी प्रॉब्लम्स है, वो यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे एथनिक कंफ्लिक्ट इन श्रीलंका। श्रीलंका का हमने देखा था कि देखो डेमोक्रेसी उनकी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेसी आजादी से लेकर अब तक वहां पे मेंटेन्ड है। तो वहां पे जो प्रॉब्लम है वो क्या है, एथनिक कंफ्लिक्ट की, जातीय संघर्ष है। तो वो यहाँ पे बताना है किस तरह से दो कम्युनिटी के बीच में था। उसके बाद कह रहा है फुल फॉर्म ऑफ WSF, ये आपको ग्लोबलाइजेशन चैप्टर में मिल जाएगा, उनके फंक्शन दो आपको बताना है। नेक्स्ट है व्हाट डू मीन बाय द ग्लोबलाइजेशन, की ग्लोबलाइजेशन से आप क्या समझते हो, इसके क्या प्रभाव है। प्रभाव में मैंने कहा था आपको इकोनॉमिकल इंपैक्ट भी बताना है, पॉलिटिकल इंपैक्ट भी बताना है और कल्चरल सोशल इंपैक्ट भी। इसमें तीनों ही आपको लर्न करना, बट एग्जाम में कोई भी एक ही पूछा जाएगा तो आपको तीनों ही पता होना चाहिए। फिर कह रहा है कि जो 14th क्वेश्चन है इनोवेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि जो टेक्नोलॉजी जो बन नई हमारी डेवलप हो रही है, बहुत तेजी से बढ़ रही है, उसको ग्लोबलाइजेशन को किस तरह से उसने अफेक्ट किया है, मतलब टेक्नोलॉजी से ग्लोबलाइजेशन कैसे अफेक्ट हुआ है, ये यहाँ पे आपको बेसिकली समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। यहाँ पे ध्यान रखना इंडिया के कंटेक्स्ट में पूछा जा रहा है कि ग्लोबलाइजेशन से इंडिया को क्या फायदा हुआ, 3 या 2 आप उसके बेनिफिट्स कर लेना, और इंडिया को क्या उनके डीमेरिट से क्या नुकसान हुआ ग्लोबलाइजेशन के आने से, भारत में क्या नेगेटिव इंपैक्ट उनको पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोलिजन गवर्नमेंट बताना है यहाँ पे, क्योंकि जो गठबंधन की सरकार होती है वो कौन होते हैं, और उसमें एनडीए के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। कह रहा है व्हाट चेंजेस हैव कम इन इंडियन पॉलिटिक्स आफ्टर 2014, कि 2014 के बाद जो भारत की पॉलिटिक्स में एक नया बदलाव आया, तो वो कौन से मेन बदलाव है वो वहां पे डिस्कस आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 18th की लोकनायक इज नोन फॉर विच ऑफ हिज 3 वर्क। देखिए लोक प्रकाश को जेपी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जो उन्होंने बहुत कुछ है, लोगों का नायक मतलब लोकनायक का मतलब है जेपी, लोकनायक, जयप्रकाश नारायण, ये सब नाम उनके हैं, हम सब उनके बारे में जानते हैं। तो 3 कौन कौन से मेन इंपॉर्टेंट काम थे जिनके कारण उनको आज भी लोग याद करते हैं, तो 3 कॉन्ट्रीब्यूशन जो है उनको आपको यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वाई कांग्रेस वाज डोमिनेटिंग फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन। देखा आपने जो हमारे फर्स्ट जनरल इलेक्शन 1952 में हुए थे, उसके बाद से लेकर लगातार जो 3 बार हमारे इलेक्शंस हुए देश में, उन तीनों में ही कांग्रेस जो है डोमिनेंस के रूप में दिखा, डोमिनेटेड के रूप में दिखा, कि हर बार जो है कांग्रेस को ही प्रचंड बहुमत मिला। तो ऐसे रीजन क्या थे कि क्यों कांग्रेस को ही हर बार वोट मिले थे, क्या कोई दूसरी ऑपोजिशन पार्टी नहीं थी, क्या वो इतनी एलिजिबल नहीं थी, तो रीजन आपको बताना है। कि ये मैंने आपको हर बार बताया, और जब मैंने चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिए थे तब भी दिए थे, इसके नोट्स भी मैं दे चुकी हूँ, तो प्लीज इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज वाई कांग्रेस कॉल सोशल आइडियोलॉजिकल कॉलेजेस। ये इस कांग्रेस की बात नहीं हो रही जो कांग्रेस आजादी के टाइम पे बनी थी, उस कांग्रेस की बात हो रही है कि वहां पे सोशल आइडियोलॉजिकल कॉलेज इसीलिए कहा गया क्योंकि वहां पे सोसाइटी के हर लोग, हर सेक्शन के लोग, हर आइडियोलॉजी, जिनकी आइडियोलॉजी एक दूसरे से अलग भी है, डिफरेंट भी है, फिर भी सब मिलकर आपस में एक दूसरे के साथ रहते थे, एक दूसरे के रिस्पेक्ट करते थे। सभी को पार्टी में मतलब एक जगह बनी हुई थी, अमीर हो, गरीब हो, किसी भी सेक्शन सोसाइटी के लोग हो। तो कांग्रेस जो है इस तरह से कह रहा है सोशल आइडियोलॉजी कॉलिजन कहा जाता था उस टाइम पे। तो आखिर क्यों कहा जाता था, ये भी आंसर मैं आपको दे चुकी हूँ, और प्लीज जिसका आंसर नहीं मिले मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा, ताकि मैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में उसके सारे आंसर आपको पीडीएफ के साथ दे सकूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज अ नॉन कांग्रेसिज्म। नॉन कांग्रेसिज्म गैर कांग्रेसवाद। देखिए राम मनोहर लोहिया ने बेसिकली ये सिद्धांत दिया था, ये मतलब एक कहते हैं ना कि नई थिंकिंग दी थी, कि जब देश में 1967 में इलेक्शन हुए थे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी नहीं थे हमारे बीच में, शास्त्री जी की भी सडनली डेथ हो गई थी, इंदिरा गांधी इनएक्सपीरियंस, पहली बार उनके नाम पे वोट मांगा जा रहा था, जो आम जनता थी वो काफी ज्यादा नाराज थी कांग्रेस से। तो उनको लगा कि यही एक टाइम है जब मैं अपने जो वोट मतलब लोग हैं उनसे वोट मांग सकता हूँ, और उन्होंने कहा जितने भी कांग्रेस को छोड़कर जितने भी नॉन कांग्रेस पार्टी है सभी को जो इकट्ठा किया उन्होंने, उसी को नॉन कांग्रेसिज्म कहा गया। तो ये आपको एनसीईआरटी बुक में मिल जाएंगे। नेक्स्ट कह रहे हैं व्हाट इज अ गुड गवर्नेंस। कि गुड गवर्नेंस का मतलब क्या होता है, और आज की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है भारत की, वो एक अच्छा गुड गवर्नेंस कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं देश के सामने। तो कुछ क्वेश्चन मैंने कहा था ना प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से आएंगे, जो आपको बुक में नहीं मिलेंगे, समझ में आए, वो जो करंट सिचुएशन के हिसाब से पूछा जाएगा, तो ये इसमें से एक क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है गिव 4 रीजन फॉर स्प्लिट ऑफ कांग्रेस इन 1969। हमने देखा था 1969 में कांग्रेस को जो स्प्लिट हो गया था, 2 भागों में बट गया था,
जब प्रेसिडेंट के इलेक्शन है, तो आखिर रीजन क्या थे, क्यों कांग्रेस दो भागों में टूट गई थी। What were the reason of इंदिरा गांधी मैसिव विक्ट्री 1971 इलेक्शन? 1971 के इलेक्शन में इंदिरा गांधी को इतनी बड़ी जीत जो मिली थी, उसके पीछे कौन कौन से कारण आपको यहाँ पे बताना है। What did change see in Indian politics after 1989? कि 1989 के बाद पॉलिटिक्स काफी बदल गई थी। हम लोग चैप्टर ही स्टार्ट हमारा इसी से हुआ था, तो वो इंपॉर्टेंट जो 5 चीजें थी वो यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करना, चाहे आप 2-2 लाइन में करो, पर सभी चीजों को यहाँ पे कवर जरूर करना। नेक्स्ट है मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ कोलिजन गवर्नमेंट। गठबंधन सरकार से क्या फायदे होते हैं और क्या नुकसान देश को होते हैं, वो यहाँ पर बताना है। तो नुकसान भी हमने बहुत देखे, क्योंकि 1989 से लेकर 2014 तक भारत में कोलिजन गवर्नमेंट का दौर था, और इसके कारण भारत की कहीं ना कहीं डेवलपमेंट जो रुकी है, वो चीज आपको अच्छाई भी बतानी है कि क्या अच्छाई हो सकती है और क्या उसके डिमेरिट्स, बुराई है। नेक्स्ट है कॉजेस एंड इम्पैक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्ग में आप इसको बनाकर लिख लो, क्योंकि या तो कॉजेस पूछे जाएंगे कि देश में इमरजेंसी आपातकाल क्यों लगाया गया था 25 जून 1975 को, और उसके क्या इम्पैक्ट देश पर हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट लेसन वी हैव लर्न फ्रॉम द इमरजेंसी। इमरजेंसी से हमने क्या सबक ली। देखिए, कोई भी चीज अब देश में पहली बार घटती है तो उससे कहीं ना कहीं बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। जैसे कोविड के बाद हम लोगों ने कोविड के साथ रहना सीखे, समझ आए। पहले देखो 2 साल तक लॉकडाउन लगे, स्कूल बंद कर दिए, कॉलेजेस बंद कर दिए, काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। बट अब 2 साल के बाद भी देखिए, अभी भी जो कोविड है वो है, लेकिन उसके बीच में हम लोग फिर भी अपनी जो नॉर्मल रूटीन की लाइफ है वो जी रहे हैं, यानी कि हमने अब जीना उसे सीख लिया है। तो उसी तरह से जब इमरजेंसी देश में पहली बार लगा था, तो उस इमरजेंसी से भारत ने बहुत कुछ सीखा था। कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट किए गए थे, तो वो यहाँ पे लेसन्स पूछ रहे क्या हमने इमरजेंसी से सीखा, क्योंकि जब तक कोई चीज होगी नहीं तो हमसे सीखेंगे क्या। तो ये भी एक अच्छी चीज थी। नेक्स्ट है कि वाई वाज शाह कमीशन फॉर्म। तो आपको पता है कि जब 1977 में जनता पार्टी बनी थी, तो उनके द्वारा कि इमरजेंसी के दौरान जो भी घटनाएं घटी थी उनकी जांच करने के लिए एक कमीशन बिठाए गए थे, शाह कमीशन कहा गया, और उसके अचीवमेंट्स क्या क्या थी वो यहाँ पे आपको बताना है। नेक्स्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डेमोक्रेटिक अपसर्ज, कि राजनीतिक जो लोकतांत्रिक उत्थान है उससे आप क्या समझते हो, और भारत में अब तक कितने बार डेमोक्रेटिक अपसर्ज हुए। अपसर्ज मतलब है कि देखो, भारत को मैंने बताया था, जब भारत में डेमोक्रेसी का सपना नेहरू जी ने देखा था, दूसरे नेता ने देखा था, तो जो यूरोपियन कंट्रीज उन्होंने बहुत मजाक उड़ाया था पश्चिमी देशों ने, कि भारत जैसे देश जहाँ पे इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, लोग इतने इलिटरेट है, गरीबी है, भुखमरी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो ऐसे में क्या डेमोक्रेटिक सक्सेसफुल चल भी पाएगी, नहीं चल पाई। लेकिन 1952 में इसका जवाब पूरी तरह से सबको मिल गया। उसके बाद 1980s में जो दलित जिस तरह से हमारे देश में एक पॉलिटिकल मतलब धीरे धीरे जो मजबूती उनको मिला, आपने देखा था कि जो बीएसपी है बेसिकली दलितों की पार्टी मानी जाती थी, काशीराम के द्वारा स्थापित की गई थी। तो दलित लोगों का किस तरह से पहले उनको सताया जाता था, साइडलाइन किया जाता था, लेकिन वो किस तरह से एक जो आपको पता होगा इंडिया का एक बहुत बड़ा मेन राज्य है उत्तर प्रदेश, यूपी को बहुत इंपॉर्टेंस शुरू से पॉलिटिक्स में दिया जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ी जनसंख्या वहां पे लोग रहते हैं, और वहां पे दलित के द्वारा रूल किया गया, यानी कि जिनको हमेशा दबाया गया, जिनको हमेशा मतलब पॉलिटिक्स से साइड रखा गया। लेकिन किस तरह से 1980 की पॉलिटिक्स के बाद जो दलित लोगों जिस तरह शासन करना, रूल करना स्टार्ट किया, ये एक डेमोक्रेसी का अवसर जो है, एक उत्थान है, एक और ज्यादा एक स्टेप बढ़कर है। उसके बाद 1989 में आपको पता होगा कि जो वोटिंग देने की जो एज थी, जब आजादी के टाइम पे जब वोटिंग देने की जो एज थी 21 ईयर्स रखा गया था, लेकिन 1989 में इसको कम मतलब अमेंडमेंट करके 18 ईयर्स को बनाया गया, ताकि ज्यादा से ज्यादा यूथ जो है भारत के जो सरकार बने, जो नेता बने, उसमें पार्टिसिपेशन रेट बढ़े। तो ये एक डेमोक्रेटिक अपसर्ज था, लोकतांत्रिक उत्थान। तो ऐसे जो अपसर्ज है वो कितनी बार देखने को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ इज द डोमिनेंस ऑफ वन पार्टी इन इंडिया डिफरेंट फ्रॉम पार्टी ऑफ अनदर कंट्री। देखिए, भारत में जो है शुरू में आपने देखा कि इलेक्शन 3 जनरल इलेक्शन में जो कांग्रेस था उसका डोमिनेंस रहा, ऐसा लग ही नहीं रहा था दूसरी ऑपोजिशन पार्टी भी है। तो कह रहे हैं कि भारत में जो वन पार्टी का डोमिनेंस है और दूसरे देशों के अंदर जो वन पार्टी सिस्टम है वो कैसे डिफरेंट है। तो बहुत डिफरेंट है। देखिए, दूसरे देशों में जहाँ पे वन पार्टी रूल करते हैं वहां पे ऑपोजिशन नाम की चीजें नहीं, उनको खत्म कर देगा। जैसे चाइना के अंदर देखिए, रशिया के अंदर देखिए, ठीक है। लेकिन भारत में वन पार्टी डोमिनेंस तो था, लेकिन ऐसा नहीं था कि ऑपोजिशन को खत्म करते गया था, ऑपोजिशन भी थी, पर जनता का जो भरोसा था एक ही पार्टी पे था, समझ में। दूसरी पार्टी सर्वाइव कर रही थी, ग्रो करने की कोशिश कर रही थी, बट आपने देखा कि जनता जो है बेसिकली जो आजादी के बाद जितने भी लीडर्स थे, जितने भी हमारे मतलब कार्यकर्ता थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, सभी लोग कांग्रेस से जुड़ गए थे। तो वो कांग्रेस को मानते थे कि बेसिकली देश में आजादी का जो रीजन है, यानी कि इन्हीं नेताओं के कारण उनको आजादी मिली है, और आंख बंद करके सभी कांग्रेस को वोट देते थे। तो अपोजिशन भी थी, कोई डराया धमकाया भी नहीं जाता था, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट भी नहीं किया था वन पार्टी सिस्टम, बट
कांग्रेस को जनता का प्यार ही इतना ज्यादा मिल रहा था कि जो कि वन पार्टी का डोमिनेंस रहा। तो ये जो है एक अलग टाइप का भारत में वन पार्टी का डोमिनेंस और दूसरे देशों की जो वन पार्टी सिस्टम है बिल्कुल ही डिफरेंट है। नेक्स्ट कह रहा है व्हाट इज अ ह्यूमनाइजेशन इंटीग्रेशन और उसकी आइडिया किसने डिस्कवर किया था। ये 32 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अगर आपने ये क्वेश्चंस कर लिया तो आई एम श्योर जिन्होंने पूरे साल की पढ़ाई नहीं भी की है वो भी एक अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो इसीलिए बार बार कह रही हूँ इसके सबसे पहला काम करना है, इसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लेना है। फिर इनमें से देखना है कौन कौन से क्वेश्चन आप कर चुके हो, जो आपको आते हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं आते उनके आंसर्स ढूंढो, लिखो, लर्न करो और आप एक मतलब बना लो कि जब आपके एग्जाम होंगे, एग्जाम में आपको 4-5 दिन या 10 दिन के जितना भी टाइम होगा उसमें आपको इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि शॉर्ट हो लॉन्ग हो सारे क्वेश्चंस तो मैं डेफिनेटली करे इन्हीं में से आएंगे। इसीलिए आपको इनके ऊपर बहुत ज्यादा काम करना है, ध्यान देना है। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मैं आपको हिस्ट्री इकोनॉमिक्स में भी दूं तो प्लीज आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। और जो भी आंसर नहीं मिले वो भी मैं चाहती हूँ जरूर बताएं, क्योंकि मैं चाहती हूँ हर बच्चे के जो है अच्छे मार्क्स आए और वो तभी आएंगे जब आपके जो आंसर का जो स्किल बनाने का होगा वो अच्छा होगा। अगर आपको पता है कि पहले से आपको पता होगा ये क्वेश्चन एग्जाम में आने तो आपको लिखने का जो तरीका है वो पहले से अच्छा होगा, ठीक है, आप अच्छा कंटेंट दे पाएंगे ताकि अच्छे मार्क्स आपको आ जाए। तो अब जो रेगुलर है यूट्यूब पे आपको वीडियोस मिलती रहेगी। बाकी फिर भी कोई भी प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं।